हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। अब अनामिका ने कहा कि उसे हर महीने 3 लाख से ऊपर पैसे अपने हाथ में मिलते थे, तो किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने चेयर पर पीछे की तरफ झुककर साथ एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या तुम उन 3 लाख रुपए को आज मुझे लाखों मिलने वाले से उसे कंपेयर कर सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि 3 करोड़ कमाने में मुझे कितनी महीने करनी पड़ती थी मेहनत कंपनी में, लेकिन राइवल कंपनी के कॉर्पोरेट करने पर उसे 3 करोड़ तुरंत ही मिल जाने वाले थे। मगर 3 करोड़ रुपए किसी और को नुकसान पहुंचाने के कमाने जरूरी है। तुम्हारी इस हरकत किसने कहा था उसे अपना इतना बेवकूफ़ होने के लिए? किशोर को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बोला, तुम्हें गलत साइड पर रहने का यही नतीजा भुगतना पड़ा। अगर शुरू से ही वो मेरी कंडीशन मान जाती और मेरा साथ देती तो उसे इन सब में शेयर कर देता। क्या मतलब है तुम्हारा? यह सुनकर अनामिका क्यूरियस हो गई। तुम्हारी इस कंपनी में आने से पहले मैंने उससे पूछा था कि वो मेरी बात मानकर एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहती है या फिर कंपनी में अपनी एबिलिटी के दम पर रहना चाहती है, तो उसने ईमानदारी को चुनी कंपनी के लिए। यह सुनते ही अनामिका तुरंत टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और डायरेक्ट उसके चेहरे पर मार दिया। घटिया इंसान! ना सिर्फ उसने वेयर हाउस मैनेजर और पेरसुमेंट डिपार्टमेंट जैसी मिडिल एज औरतों को फ़ायदा उठाया, बल्कि उस कंपनी की यंग लड़कियों जैसे क्रिस्टल पर भी नज़र थी। लड़की, लेकिन खुशकिस्मत से क्रिस्टल इस एक ईमानदार इंसान थी और उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और किशोर जैसे घटिया इंसान से हाथ मिलाने की बजाय कंपनी में स्ट्रगल करके अपनी पोजीशन पाने का रास्ता चुना। अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए किशोर लाउडली हंसने लगा और खड़े होते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास और कोई सवाल नहीं है? तुम कल यह कंपनी छोड़कर जा रही हो। क्या एक्सपीरियंस इंसान होने के नाते मैं तुम्हें बता देता हूँ, इमोशंस का पैसों के आगे कोई मोल नहीं। अगर तुम फायदे के लिए इमोशंस को साइड में नहीं रखती हो तो तुम बेवकूफ़ हो। जैसे ही कि अभी अनामिका के पास किशोर के खिलाफ पूरे सबूत थे जिससे वह जेल जा सकता था, मगर अनामिका के बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ क्रिस्टल के साथ उसने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए सबूत से दे दिए। कितनी बड़ी बेवकूफ़ है! मैंने सच में कोई बैकअप नहीं बनाया था, लेकिन अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ कहा, आप लोग अंदर आ सकते हैं। जैसे ही अनामिका का सिग्नल मिला, ऑफिस के अंदर कई सारे लोग आ गए। पुलिस ऑफिसर को यूनिफॉर्म में देखकर किशोर हैरान हो गया। ऑफिसर, यह वही इंसान है जिसकी मैंने रिपोर्ट की थी। अनामिका ने खड़े होकर अपने कोल्ड ऑरा के साथ कहा, सबूत उसके हाथ में है और वह सिर्फ इकलौती कॉपी है। किशोर ने अनामिका की तरफ पॉइंट किया, लेकिन वह अपना सेंटेंस खत्म कर पाता उससे पहले ही उसको हाथों को पुलिस ऑफिसर ने पकड़कर हथकड़ी लगा दी और उसके हाथ से वह यूएसबी पोर्ट छीन लिया गया। तो उसने सचमुच कोई बैकअप नहीं बनाया था, बल्कि उसने एविडेंस को देखकर पुलिस को यहाँ पहले से ही बुलाकर रखा था। वो बहुत चालाक है और अटेंटिव भी है। और यह रिकॉर्डिंग हमारी बातों के बीच की। अनामिका ने दूसरी यूएसबी निकाली और बोली, इसने अपने सारे क्राइम कबूल किए हैं, जिसकी वजह से इसे कुछ साल और जेल बिताने पड़ेंगे। तुम शैतान औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुझे छोड़ो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। उसकी बकवास मत सुनो, मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं कुछ भी इलीगल नहीं करता। ऑफिसर्स, क्या आप मुझे जाने देंगे? लोग देखेंगे, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे जाने दो। काफ़ी दूर तक किशोर चिल्लाता रहा और छूटने की कोशिश करता रहा। ईश्वर, जो बाहर खड़ा होकर चारों पुलिस वालों को किशोर को ले जाते हुए देखे रहा, वह अपनी आंखों में प्राउड और एडमिशनर्स के साथ अनामिका को देखने लगा। किशोर इस कंपनी का एक बिग शॉट था और अनामिका के आने से पहले हेड भी। पता नहीं कैसे उसकी बॉस ने इतनी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, उसे पुलिस पकड़ ले गई। यह बात फैला दो कि कोई भी एम्प्लॉय किशोर के अरेस्ट होने के बारे में घोषित नहीं कर सकता है। कल इससे भी बड़ी न्यूज़ सबके सामने खुलने वाली है। अनामिका की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर ईश्वर को भी भरोसा होने लगा और उसने कहा, ऑलराइट मैडम। उसे ऐसा फील हो रहा था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसकी बॉस मिस अनामिका नहीं कर सकती। उसकी बॉस बिल्कुल एक बेडियस है। किशोर वाला मामला खत्म होने के बाद अनामिका ने अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज अपने आदमी को भेज दिया, कोई भी अलाउड
नहीं है। वह 4 विलास और 14 स्टोर्स खरीदने के जो मदन मेहता बेच रहा है। बिल्कुल मैं जल्द से जल्द ही बात फैला देता हूँ। दूसरी तरफ से अनामिका के एम्प्लॉय का मैसेज आया। अनामिका का एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे, मगर अभी भी उसके पास एक सरप्राइज़ था सबके लिए। और वहीं ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर में अमर को यह सब खबर मिली तो वह अपने होश हर्षद के केबिन में गया और रिपोर्ट किया, बॉस फैशन कंपनी में एक इंसान पकड़ा गया। हर्ष थी रिसेंटली उनकी छोटी सी कंपनी में बहुत कुछ हो रहा था और जिससे अभी-अभी एक यंग लड़की मैनेज कर रही थी। इस बार किशोर था जिस हेडक्वार्टर से शुरू में वहाँ का हेड बनाया था। अमरे ने सच बताते हुए कहा, उसने एक इलीगल गैम्बलिंग साइट बनाई थी और बहुत सारी एम्प्लॉय को उसमें फंसा दिया था और यहाँ तक कि उन्हें एम्प्लॉयज़ ने अपने फ्रेंड और फैमिली के लोगों को भी पैसे उस पर लगा दिए थे। यहाँ तक कि वह लोग लाखों में कर्ज में गए थे और उन्हें एक पैसा वहाँ से वापस नहीं मिला। यह सुनकर हर्षित की नज़रें उठंड हो गई। तो अमर आगे बोला, उसने हमारे कंपनी की फीमेल एम्प्लॉयज़ के ऊपर घटिया ट्रिक से इस्तेमाल की और न सिर्फ उन्हें फिजिकल हैरिस किया बल्कि उन्हें धमकाने के लिए उनका वीडियो भी बना लिया। फिर उसने उन एम्प्लॉयज़ की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसे के लालच देकर अपने गलत कामों में भागीदार बनाया और कंपनी की तो धोखा दिया। ओल्ड मैनेजर, परस्पर मैनेजर, वेयरहाउस कीपर, पुराने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लीडर सारे के सारे उसके काम के विक्टिम भी थे और उसके साथ मिलकर गलत काम करने के लिए उन्हें कानून सज़ा भी हुई है। वह कंपनी के डिस्कार्ड्स फैब्रिक को बेचकर हर साल लगभग 90 लाख का कमाई करते थे और वह सारे के सारे पैसे वह अपने पास रख लेता था। यहाँ तक उसने हमारी कंपनी से डिज़ाइन्स चोरी छुपे टॉप लोगों को बेचना शुरू कर दिया था और कंपनी के नाम पर जो कपड़े बेचता था उसकी फैब्रिक बहुत ही ख़राब होती थी। उस पर हमारे ब्रांड का नाम लगा देता था और सारे के सारे पैसे उसके पॉकेट में जाते थे और रिसेंटली उसने हमारे कंपटीटर्स को हमारे डिज़ाइंस ग्राफ्स भेज दिए हैं और उसने एक डिज़ाइन क्रिस्टल नाम की लड़की को फंसाने की कोशिश की। भले ही उसे पुलिस लेकर चली गई अरेस्ट करके, मगर कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अमर की बातें सुनते हुए हर्षित का चेहरा डार्क होता जा रहा था। उसने डीप आवाज़ में कहा, क्या प्रॉब्लम हुआ है? हमारे 33 नए डिज़ाइन में से दो जो कल लॉन्च होने वाले थे उसमें से किशोर ने 23 डिज़ाइन्स एसवाई फैशन को बेच दिया और उन्हें प्रोड्यूस करके आज ही लॉन्च कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि हमारे वेयर हाउस में जो करोड़ों का माल रखा हुआ है उन्हें हम बेच नहीं पाएंगे। इतना कहकर अमर ने अपना सर नीचे झुका लिया। उसे भी इन सब के लिए बहुत बुरा लग रहा था। भले ही इस सब में किशोर की गलती थी, लेकिन कंपनी को जो नुकसान हुआ वह अब पैसे तक नहीं सीमित रह जाएगा। कंपनी की हेड ने क्या कहा? हर्षित ने शांति से पूछा। सब लोग हार मान चुके थे और उन्हें जब कंपनी के नए हेड से पूछा तो उसने यही कहा मीटिंग में कि वह कुछ कल प्रॉब्लम का सलूशन दे देगी। उसने यह कहा है कि न सिर्फ वह पैसे और रेपुटेशन को डैमेज होने से बचाएगी बल्कि उन सारी चीज़ों को बेच भी देगी। सच यह था कि अमर को भी उसे यंग लड़की की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, मगर उसकी बातें सुनने के बाद हर्षद देखना चाहता था कि वह लड़की सचमुच क्या करती है। जब से उसने उसे कंपनी को संभाला था, हर रोज़ वह एक नई सरप्राइज़ देती थी। मैंने सुना है कि उसने यह पोस्ट कनेक्शंस के जारी हासिल की है। हर्षित ने कैजुअली पूछा। अपनी बस की बात सुनकर अमर को हैरान हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके बॉस इतने छोटे-छोटे मामलों पर ध्यान देंगे। उसने जवाब दिया, हाँ, वह एक्चुअली कंपनी के अंदर से ही चुनी गई है। वह उसे बिग बॉस में खुद चुना था। अमर की यह बात सुनते ही हर्षित को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी लड़की ऐसी अपने दोस्तों या फिर रिलेटिव में याद नहीं आ रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट स्किल्स रखती हो और उसके डैड को यह बात बहुत पसंद आई हो, इसलिए उन्होंने उसे जानबूझ हायर किया है? वह कितनी एजुकेटेड है? हाई स्कूल। जैसे ही अमर की बात फिनिश की उसे लगा कि उसके बॉस उस लड़की की एबिलिटी पर सवाल उठाएंगे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मगर उसकी कैपेबिलिटी और प्लान सब लोग देख सकते हैं। वह कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल रही है। वह लोग खुशकिस्मत है कि वह नई लड़की मिस कपूर ने किशोर के सारी गलतियों को पकड़ लिया
वरना पता नहीं उन्हें फ्यूचर में कितना लॉस होने वाला था। क्या वह गिफ्ट ऑर्डर हो गया? हर्षित ने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा तो अमर रिस्पेक्टफुली बॉस बोला, सर हाँ, वह रियल ऑनर अभी भी उसे नेकलेस बेचने के लिए तैयार नहीं है। हमने नेगोशिएशन करने की कोशिश की बहुत बार, मगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए। दूसरी तरफ वाला इंसान कौन है? उनका कहना ही है कि कोई सिंघानिया परिवार से है। अमर ने जवाब दिया, सिंघानिया परिवार और ओबरॉय परिवार बहुत अच्छे पुराने दोस्त थे, इसलिए वह सिर्फ एक नेकलेस के लिए हर्षित सिंघानिया परिवार से दुश्मनी नहीं करने वाला था। इसलिए वो दूसरा नेकलेस ऑर्डर करने का सोचा। अमर ने फिर से क्यों आई कि वेबसाइट पर लॉगिन किया तो वह हर्षित ने फाइनली थोड़ी देर सोचने के बाद और देखने के बाद एक 4 लीफ क्लोवर नेकलेस चुना। उन जीरो लीव्स में टॉप ग्रेड के ग्रीन डायमंड लगे हुए थे, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ 2। ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा महंगा नहीं है। वह यह वाला हर्षित बोला और उसने आईपैड अमर को देते हुए कहा, मैं अपनी बहन के साथ डिनर करने के लिए आज रात घर जा रहा हूँ, इसलिए दोपहर में ही सारे इम्पोर्टेंट काम निपटा लेना। ज़रूर सर। अमर ने जल्दी से कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए और रिस्पेक्ट के लिए उसे देते हुए कहा वह खबर फैल गई है कि आप इस शहर में लोग और लौट आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। कुछ दिनों में क्या मैं उन्हें हाँ कर दूँ? उन सबको मना कर दो। हर्षित यहाँ पर अपनी बहन के साथ वक्त बिताने के लिए आया था, न कि उन लालची बिजनेसमैन के साथ बिजनेस डील करे। वहीं दूसरी तरफ किशोर पुलिस स्टेशन में हंगामा मचाए हुए था। बार बार यही बात रिपीट कर रहा था कि वह इनोसेंट है और उसने कुछ नहीं किया। वह यह कह रहा था कि उसने यह सारे जुर्म अनामिका के डर की वजह से कन्फेस कर लिए और यह सारे सबूत अनामिका ने झूठ बनाए हैं। वह श्रवण जी का भी नाम लेकर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि वह एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, जिसकी वजह से श्रवण जी ने उसे खुद एक प्रमोशन दिया था और इसलिए वह किसी भी तरह से ओबरॉय परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पुलिस वालों ने भी इस तरह के आदमी को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने सिचुएशन के बारे में श्रवण जी को बता दिया। और सीता जी, वह लोग फिलहाल में किसी काम से वहीं से गुजर रहे थे और यह सुनकर वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सर, फाइनली आप आ गए। मैं अपना सर दीवार पर मारकर फोड़ने ही वाला था, मगर मुझे तब आपका ख्याल आया। किशोर जल्दी से श्रवण जी के पैरों के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, आपको कोई आइडिया नहीं है सर कि वह नई लड़की जो कंपनी में आई है वो मुझे फंसा रही है। मुझे अभी भी याद है कि पहले आपने मुझे पर कैसे कैसे एहसान किए हैं। ओबरॉय परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे मैं कर सकता हूँ, आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। वह मुझे फंसा रही है। इतना कहकर किशोर ने श्रवण जी के पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, सर आपको मुझे बचाना होगा, आपके अलावा कोई भी मुझे नहीं बचा सकता। वह लड़की ही खतरनाक है और बदतमीज है, उसी ने मुझे फंसाया है। तो तुम यह कहना चाहते हो कि मेरी प्यारी सी गुड़िया ने तुम्हें फंसाया है? वह तुम्हें फंसा रही है, इसलिए उसे जेल होनी चाहिए। सीता जी ने कोल्ड आवाज में कहा। मेरी प्यारी सी गुड़िया, यह सुनते ही किशोर हैरान हो गया और उसने एक पल के लिए सोचा कि उसने कुछ गलत सुन लिया। सर, आपको गलतफहमी हो रही है। वो तो उसे लड़की ने के बारे में बात कर रहा हूँ जो कंपनी की नई बॉस है ना, आपकी बेटी नताशा के बारे में नहीं। वही है मेरी प्यारी गुड़िया, हमारी बेटी, हमारा खून। सीता जी की बातें सुनते ही हैरानी से किशोर का मुंह खुला और खुला का रह गया। वो इतना हैरान था कि उसका रोना भी बंद हो गया था। क्या उसे लड़की का नाम अनामिका कपूर नहीं है? और क्या श्रवण और सीता जी की बेटी का नाम नताशा नहीं है? बातें सुनने के बाद किशोर इतना हैरान था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह कंपनी ने तुम्हारे लीडरशिप में कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। बना लिया था कि उसे बंद कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी की छुट्टियां चल रही थी और उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने उसे कंपनी चलाने के लिए दे दी। श्रवण जी ने इतने कैजुअली कहा जैसे उन्होंने अपनी बेटी को खेलने के लिए कोई खिलौना दिया था। वहीं श्रवण जी की बातें सुनने के बाद किशोर का मुंह इतना बड़ा हो गया जिसमें 2 अंडे एक साथ फिट हो सकते थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कुछ ही दिनों में कंपनी के अंदर की सारी प्रॉब्लम को एक साथ पकड़ लेगी। मैंने तुम्हारे धोखे के सबूत खुद अपनी आंखों से देखे। अनामिका ने तुम पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया और तुम यहाँ पर उसके ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसे बेइज्जत कर रहे हो।
और यहाँ तक कि उसे जेल भिजवाना चाहते हो। क्या तुम्हें सिचुएशन लगता है कि ओबराय परिवार उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? नहीं नहीं सर, आपसे गलती हो रही है। रकिशोर अंदर तक बहुत डर गया था। वह बोला, मैं उस लड़की को नहीं जानता और ना ही मैं यह जानता था कि वह आपकी बेटी है। अगर उसे पता होता कि वह उनकी बेटी है तो वह अभी ऐसी हरकतें नहीं करता। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने सीता जी के गोल चेहरे को देख उसे रियलाइज हुआ क्या नाम है कि काफ़ी कुछ सीता जी की जैसी ही दिखती हैं। उन्हें फ़र्क नहीं सिर्फ इतनी ही है कि अनामिका का ऑरा भी ज़्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस है। सर, मैं एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था, जिसकी वजह से कंपनी के साथ इतना कुछ कर दिया और अब आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। किशोर ने सिंपली अपने जुर्म को मानकर गिल्ट जाहिर किया ताकि उसकी सज़ा कुछ कम हो जाए। लेकिन वह अपनी बात ख़त्म कर पाता उससे सबसे पहले ही सरवर जी ने उससे गुस्से में लात मारी और जब से तुम्हारी कंपनी ओपन हुई है तब से ही तुम हमारी कंपनी को धोखा देते आ रहे हो। सर, मैं गलत था, मैं बेवकूफ़ हूँ। आप मुझे मार सकते हैं, डाँट सकते हैं, मगर प्लीज़ मुझे जेल मत जाने से बचा लीजिए। किशोर फिर से घसीटते हुए उनके पैरों के पास आ गया और दया की भीख माँगने लगा। उनके पैरों को पकड़ के, सर, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माँ-बाप हैं और छोटे बच्चे हैं। छोड़ो मुझे। श्रवण जी ने फिर से किक मारी और इम्पेशेंट होकर कहा, क्या तुम जब यह सब कर रहे थे तब तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल नहीं आया? अब उसे रिग्रेट हो रहा है। जब बहुत देर हो चुकी है। मैंने सुना है कि तुम हमेशा हमारी अनु को कंपनी में परेशान करते रहते हो। सीता जी ने ज़मीन पड़े हुए आदमी को देखा और फिर उनके पीछे खड़े पुलिस वालों को ऑर्डर दिया, प्लीज़ इसे प्रॉपर्ली हैंडल कीजिए। वह हमारे कंपनी में काफ़ी वक्त से हमें काफ़ी बड़ा नुकसान करवा चुका है। जी नहीं मैम, प्लीज़ अपनी बातें वापस लीजिए। मैं जानता था कि मैं गलत हूँ। किशोर ने सीता जी की साड़ी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मत तुम्हें अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। श्रवण जी ने अपने हाथों की स्लीव रोल की और वह उसी वक्त उसे मारना शुरू कर चुके थे। सर, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए। किशोर ने अपने हाथों से अपना चेहरा कवर कर लिया और बोला, सर, आप बूढ़े हो रहे हैं। अगर आपको चोट लग गई तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको चोट लगने की वजह से आपके बेटे आ गए मेरे साथ अकाउंट सेटल करने के लिए, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ किसी और को हैंडल करने दीजिए। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। श्रवण जी ने गहरी सांस ले रहे थे मगर फिर भी उसे मारे जा रहे थे। उसे छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं दिखा रहे थे। बताओ, तुम किससे भला बुरा कह रहे थे? मैं अपने आप को कह रहा था। अगर तुम्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो जो तुमने किया है उसे मान लो और चुपचाप उसकी सज़ा भुगतो। जी सर, पर जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। किशोर अब बिल्कुल भी उनकी बात न मानने की गलती नहीं कर सकता था। श्रवण जी ने उसे फिर से लात मार दी और वह कोने में चला गया। वह सचमुच बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने उसे थोड़ी देर मारा, वह थक गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। तुम्हें अपने हाथ उसे मारकर गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। सीता जी ने अपने सामने आकर और अपने हस्बैंड के चेहरे से पसीना पोंछा और दूध पड़े किशोर को घूर से देखने लगी। अगर इसने अभी-अभी सचमुच तुम्हारी साड़ी को छू लिया होता तो मैं उसका हाथ कटवा देता। यह घटिया आदमी इतने दिनों में इतनी बुरी-बुरी चीज़ कर रहा है। यह घटिया। उस श्रवण जी ने इतना कहने के बाद पीछे मुड़कर किशोर को देखा और बोला, यही रहो और अपने बुरे कर्मों के साथ भुगतो। में जाकर हाँ में सर हिलाया और बोला, जी सर। श्रवण जी की और सीता जी ने जाने के बाद दो इंटीग्रेट अंदर आए और किशोर को खून के लथपथ देखकर उन्होंने आसपास में लोगों से पूछा, क्या हुआ था यहाँ सर? पर क्या श्रवण और सीता ओबराय ने यह सब किया है? नहीं तो मैं तो खुद गिर गया था। किशोर ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। उसका चेहरा पूरी तरह से सूज गया था। सब लोग जानते थे कि वह परिवार का स्टेटस क्या है। अगर वह किसी को गायब करवाना चाहे तो वह पलक झपकाते ही करवा सकती है। किसी ने कहा था तुम्हें इतना अंधा होने के लिए। उसे नहीं पता था कि वह किशोर को ओबराय परिवार को ऑफेंड करने के लिए डांट रहा है, या फिर वह खुद गिरकर इतना चोट लग चुका है इसलिए किशोर में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सारी बातें क्लियर करे। वह बस इतना जानता था कि उसने अनामिका और ओबराय परिवार को ऑफेंड किया है और उसकी ज़िंदगी अब खत्म।
सीट उस लड़की को ओबरॉय परिवार का हिस्सा क्यों होना था। तभी उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था। वह ही दोपहर में अनामिका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कशॉप में आई और बोली, सब लोग रुक जाइए, जो भी आप लोग कर रहे हैं पहले मेरी बात सुनिए। अनामिका की आवाज़ सुनते ही सभी प्रोडक्शन लॉन्च के वर्कर्स तुरंत रुक गए और अनामिका को देखने लगे। भले ही अनामिका 18 साल की थी, लेकिन जो उसकी अथॉरिटी थी उसकी वजह से सब लोग उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते थे। उसकी तरफ देखते हुए लोग सब गहरी सांस से लगने लगे। उनके खुद के से उसे उम्र में बच्चे हाई स्कूल में हैं और अपने मैथ के फार्मूला में ही अटके हुए हैं, और वही उनकी उम्र की ही अनामिका कंपनी चला रही है। लाइफ कितनी अनफेयर है। वह एक दिन में है जब हमारी कंपनी के सीमेंट को आउट निकालना है। जहाँ तक आप लोग जानते हैं, किशोर ने साई फैशन को डिज़ाइंस भेज दिए हैं, तो हम हमारे वेयर हाउस में जो स्टॉक है उसे हम नहीं बेच सकते, इसलिए मुझे सब कोई मदद की ज़रूरत है। इतना कहकर अनामिका ने सबको अपना प्लान बताया। अनामिका का पूरा प्लान सुनने के बाद सब लोग उसको मान गए और सोचने लगे कि यह यंग लड़की सचमुच इनक्रेडिबल है। वहीं ईश्वर को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस ने इतनी आसानी से सबको एक साथ कन्विंस कर लिया। सारे लोग और उनकी नौकरियां सेफ हैं। अनामिका ने यह प्रोडक्शन वर्कशॉप को पूरी अच्छी तरह से देख लिया तो वो वापस डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में चली गई। क्रिस्टल बेजान आंखों से अपने कंप्यूटर की तरफ देख रही थी। क्या हुआ? अनामिका ने उसके पास आकर सॉफ्टली पूछा। अनामिका की आवाज़ सुनते ही क्रिस्टल अपने होश में वापस आई और बोली, मैम आप यहाँ? मैं ठीक हूँ। वह बस अनामिका ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर नेशनल डिजाइनिंग कंपटीशन के इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई दे रहा था, और रजिस्ट्रेशन करने का डेडलाइन शाम को 5 बजे था और ऑलरेडी 4:50 हो चुके थे। ज्वाइन नहीं कर रही हो कंपटीशन में? अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। मैम, क्या आपको नहीं पता कि इस कंपटीशन में एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है? क्रिस्टल अनामिका के इनकरेज करने के बाद इस कंपटीशन के जरिए अपने आप को प्रूव करना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और ना ही उसके पास कोई असिस्टेंस था। उसकी जैसी छोटी-सी डिज़ाइनर का असिस्टेंट बनने के लिए कौन ही तैयार होगा? उसके लिए आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। क्या डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट का कोई इंसान तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं? अनामिका ने पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखा तो सारे डिज़ाइनर्स ने तुरंत अपने सर नीचे कर लिए। वह इतने बड़े नेशनल कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वह अच्छे से काम नहीं करेंगे। भले ही वह एक इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन था, लेकिन अगर उन्हें कॉम्पिटिशन में नाम लिखवाना था तो वह लोग इस वक़्त कहाँ काम कर रहे हैं, वह भी उन्हें बताना होगा। अगर वह लोग कोई हाई रैंक हासिल नहीं कर पाए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, और इसके अलावा अगर उन्होंने बहुत बड़ी गल अगर उनकी उनकी नौकरियाँ चली गई तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जैसे-जैसे घड़ी एक का एक सेकंड बढ़ता जा रहा था, वैसे-वैसे क्रिस्टल रिग्रेट कर रही थी। एक गहरी सांस के साथ जैसे ही उसने वेबसाइट क्लोज करने के लिए हाथ बढ़ाया, अनामिका ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अनामिका की यह बात सुनते ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में यहाँ तक कि क्रिस्टल भी की भी आँखें खड़ी बड़ी-बड़ी हो गई। वो बोली, मैम आप क्या इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ उसके साथ उसकी असिस्टेंट बनकर चलेगी? क्या वह कोई सपना देख रही है? मैम, आप क्रिस्टल के साथ उसकी असिस्टेंट बनकर जाएँगी, क्या इसमें आपकी बेइज़्ज़ती नहीं होगी? अगर लोगों को पता चल गया इस बारे में तो वह लोग बहुत हँसेंगे। मैम, आप कंपनी की सीईओ हैं, आप किसी डिज़ाइनर की असिस्टेंट नहीं बन सकती। लेकिन उन सब की बातों से अनामिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह बोली, मेरे नाम असिस्टेंट की लिस्ट में डाल दो और अपना फॉर्म भरो। मैम, वह क्वेश्चन अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अनामिका ने कहा, क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं डिज़ाइनिंग अच्छा नहीं कर सकती हूँ, या फिर तुम्हारी असिस्टेंट बनने के लायक नहीं हूँ और तुम्हारी असिस्टेंट बनने पर तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगी? नहीं, ऑफ़ कोर्स इस तरीके से क्रिस्टल नहीं सोचती थी। बस अपनी बॉस को अपना असिस्टेंट बनाने में बुरा लग रहा था। अगर तुम जीत गई तो यह तुम्हारी तरफ से मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट होगा, जो तुम पहले देना चाहती थी। अनामिका चाहती थी कि क्रिस्टल इस कंपटीशन में भाग ले क्योंकि उसके अंदर एक यूनिक पर्सपेक्टिव था। डिज़ाइन्स के लिए वह इंडस्ट्री से बहुत प्यार करती थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उसने अपने सपनों से हार नहीं मानी और ना ही किसी से समझौता किया। उससे वह बस कॉन्फिडेंस
की कमी थी। वह लोगों के सामने आने से मैं डरती थी, इसलिए अनामिका को भरोसा था कि उसका पोटेंशियल और टैलेंट इन्वेस्ट करने के लायक था। मैम क्रिस्टल की आँखों में खुशी के मारे आँसू आ गए। वो थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने जल्दी से अपना फॉर्म सबमिट कर दिया। फॉर्म के वेबसाइट क्लोज़ होने में सिर्फ़ कुछ मिनट पहले क्रिस्टल ने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और पूरा डिपार्टमेंट उसके लिए खुश हो गया। ये तुमने कर दिखाया। सच कहूँ तो हमेशा सोचता था कि तुम्हारे डिज़ाइन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मैम तुम्हारी साइड पर हैं, तो तुम बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकती। तुम्हें अपने 100% देना होगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैम तुम्हारे साथ, अगर यह तुम्हारी गलती फिक्स नहीं कर पाई तो कोई नहीं कर पाएगा। तुम अपनी लकी हो जो हम तुम्हारी असिस्टेंट बनाकर तुम्हारा साथ देंगे। आगे बढ़ो क्रिस्टल, तुम ऐसा कर सकती हो। तुम अपने लिए नाम बनाने जा रही हो। सब को लोग क्रिस्टल को सपोर्ट करने लगे। क्रिस्टल उन सब के सपोर्ट से काफ़ी खुश हो गई और ग्रेटफुल होकर बोली, थैंक्स एवरीवन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। फिर उसने अनामिका की तरफ मुड़कर एहसान भरी नज़रों से देखा। अगर अनामिका नहीं होती तो उसने हाथ से इतना बड़ा मौका निकल जाता। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। हर कोई उनको आगे कुछ दिनों तक मैं काम के बाद तुम्हें सिखाऊंगी, अनामिका ने जवाब दिया। मगर आज रात नहीं, आज मेरे पास दूसरे प्लान है। नो प्रॉब्लम मैम, जब भी आपके पास वक्त हो। क्रिस्टल ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई ऐसा भी इंसान होगा जो उसे डिजाइनिंग फील्ड में इतना सपोर्ट करेगा और बल्कि उसे सिखाएगा भी। वो सचमुच बहुत लकी थी। काम के बाद अनामिका ने देवांश को मैसेज करके बता दिया कि वह कुछ दिनों तक उसे पिक करने के लिए नहीं आए और क्योंकि उसे कुछ मामले संभालने हैं, इसलिए वो उसके साथ डिनर करने नहीं चल पाएगी।